एजुकेशन हब में मैं अविनाश कुमार मौर्य आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। आइए, ये आपका वर्णमाला का चौथा भाग है और इस वर्णमाला के चौथे भाग में आज पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। क्योंकि आपका जो पिछला क्लास हम लिए थे, उस पिछले क्लास में व्यंजन के जो मूल वर्ण होते हैं अर्थात मूल व्यंजन होते हैं 33, उसकी व्याख्या किए थे। आज हम व्यंजन के भेद पढ़ेंगे। तो व्यंजन के भेद में देखिए, पहला आधार बनता है कि प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। देखिए यहां पर प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो अगर प्राण वायु, देखिए एक बात सामने निकल कर आ रही है, प्राण वायु। प्राण वायु किसको कहते हैं? तो सही कहिए ना, तो प्राण वायु ऑक्सीजन होती है साइंस के अनुसार। लेकिन यहां पर प्राण वायु का मतलब है कि जो हम ध्वनियों को बोलते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं, उनमें वायु की आवश्यकता होती है और उन्हीं के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। तो यहां पर व्यंजन के दो भाग हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। बहुत आसानी से इसको समझेंगे। अल्प प्राण को पहले और महाप्राण को मैं विस्तार से बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको संक्षेप में समझाऊंगा। और जब विस्तार से समझ लेंगे तो उसके बाद संक्षेप में जब बता दूंगा ना, तो आपको संक्षेप वाली ही बात याद रखनी है, विस्तार वाली बात छोड़ देनी है। लेकिन पहले आप विस्तार से समझ लीजिए। तो देखिए, अल्प प्राण और महाप्राण का परिभाषा क्या होता है? अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। प्राण का मतलब यहां पर प्राणवायु। जब हम व्यंजन वर्ण को उच्चरित करने में या किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने में अगर हमको कम वायु लेना पड़ता है, अर्थात कम वायु की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण। अल्प प्राण में कम वायु की आवश्यकता होती है। तो जब कम वायु की आवश्यकता होगी तो वर्ण अल्प प्राण होंगे। जिन वर्णों को बोलने में अगर अधिक वायु की आवश्यकता होगी तो वो क्या होंगे? महाप्राण। देखिए, अधिक वायु की आवश्यकता होगी तो महाप्राण होंगे। तो यहां पर अल्प प्राण समझ लिए कि कम वायु की आवश्यकता होगी, क्या करने में? व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में, तो उसको अल्प प्राण। जिसमें अधिक वायु की आवश्यकता होगी उसको क्या कहेंगे? महाप्राण। तो आइए, व्यंजन के भेद में ये दो भेद हो गए प्राण वायु के आधार पर। एक चीज आप सभी लोग जानते हैं कि व्यंजन मूल कितने हैं? 33। देखिए 33 ये क्या है? व्यंजन है, वो भी मूल व्यंजन। पहले, इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया कि जो मूल व्यंजन है उसकी संख्या कितनी है? 33। अब इन्हीं 33 व्यंजनों को हम बताएंगे दो भागों में बांट करके। तो देखिए, इसको आप समझिए ऐसे कि आप लिख लीजिए पहले क, ख, ग, घ, अंग। इसी प्रकार च, छ, ज, झ, य। इसी प्रकार आपका ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसके बाद त, थ, द, ध, न। इसके बाद प, फ, ब, भ, म। ठीक। इसके बाद आपका आता है य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धा स, दंती स, ह। देखिए, ये आपके टोटल, हमने बताया ना कि मूल व्यंजन कितने होते हैं? 33।
तो मूल व्यंजन 33 होते हैं। इनको जोड़ेंगे तो है क वर्ग 5, च वर्ग 5, तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, आप 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33 व्यंजन है ना। अब आपको हम बताएंगे कि अल्प प्राण में कौन आएंगे और कौन महाप्राण में आएंगे। तो एक बात समझ लीजिए, ये आपका जितना दिखाई दे रहा है, कल का हम बता चुके हैं इस क्लास में कि आपका ये पांचों वर्ग हैं, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इसको कल बताए थे कि ये क वर्ग है, इसके बाद इसको बताए थे कि च वर्ग है, यह है ट वर्ग, च के बाद ये आपका ट वर्ग, ट वर्ग के बाद बताए थे त वर्ग, इसके बाद ये आपका प वर्ग। तो देखिए ये 5 वर्ग है ना। आप प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर हैं? 5। और जब 5 हैं तो इनको देखिए हम ऐसे बांटेंगे, इसको ऐसे खींच देंगे, इससे क्या होगा, सभी वर्ण अलग अलग बट जाएंगे। तो ये बताइए, ये वर्ग का पहला अक्षर और ये वर्ग का दूसरा अक्षर, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो ये क च ट त प पहला है, ख छ ठ थ फ ये दूसरा है, इसी तरह ग ज ड द ब ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पांचवा है। तो सुनिए, यहां पर अल्प प्राण और महाप्राण जानना है। तो ये तो स्पर्श व्यंजन है, कल का बताए हैं, और ये य र ल व अंतस्थ व्यंजन है, और तीनों स ह और तीनों स और ह, जैसा कि तालव्य स, मूर्धा स, दंती स, ह पिछले क्लास में बताए हैं कि यह क्या है, उष्म व्यंजन है। और पिछले क्लास में यह भी बताए हैं कि यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, और ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो आइए, अल्प प्राण का मतलब जिसको उच्चरित करने में आपको कम वायु की आवश्यकता हो, उसको हम अल्प प्राण कहेंगे। तो देखिए, अल्प प्राण में आपका ये पहला, तीसरा और पांचवा। अब यहां से बात समझेंगे कि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। देखिए, अल्प प्राण में है पहला, पहला का मतलब प तक, क च ट त प, और यहां पर तीसरा, तो तीसरा का मतलब ग ज ड द ब, ये तीसरा प्रत्येक वर्ग का। और इसके बाद पांचवा का मतलब ये है पांचवा आपका, तो 5 5 10, 5 15 ये वर्ग में आपका पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है, अल्प प्राण। अब नीचे आइए, तो नीचे आएंगे तो जो आपका य र ल व है, ये अल्प प्राण में आते हैं। य र ल व किस में आएंगे, अल्प प्राण में। अल्प प्राण का मतलब यहां पर भी आप लिख सकते हैं य र ल व, ठीक। तो य र ल व किस में आएंगे, अल्प प्राण में। तो अल्प प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, इसके बाद आपका य र ल व, ठीक। तो य र ल व अल्प प्राण में आ गए। तो टोटल अगर पूछा जाए कि व्यंजन में अल्प प्राण कितने हुए, तो क्या बताएंगे, 5 यह, 5 तीसरा है और 5 पांचवा है। तो 5 5 10, 5 15, अब 15 और 4 ये कितना हो जाएगा, 19। तो चलिए, ये आपका टोटल 19 की संख्या में क्या हो गए, अल्प प्राण। इसके बाद देखिए, जब अल्प प्राण क्लियर, तो महाप्राण आप देख लेंगे। महाप्राण में आपका आता है केवल कितना, जो शेष बच रहा है। तो ये क्या शेष बच रहा है, दूसरा, इसके बाद बच रहा है चौथा, तो दूसरा और चौथा, इसके बाद आपका क्या बच रहा है, ये तालव्य स, मूर्धा स, दंती स और ह। देखिए, दूसरा, चौथा और तीनों स और ह, ये आपका किस में आते हैं, महाप्राण में।
तो ये दूसरा और चौथा, ठीक, और तीनों स और ह कितने हुए, तो दूसरा में 5 और इसके बाद चौथा में आपका 5, तो 5 5 10 और 10 और 4 ये 14, तो यह टोटल 14, ठीक। तो दूसरा चौथा ये 5 5 10 और 4 14, तो देखिए 33 व्यंजनों में से आपका जो 33 मूल व्यंजन है इसमें से 19 आते हैं अल्प प्राण और 14 आते हैं महाप्राण, ठीक। अगर आपको याद रखना है तो केवल याद रखिए, आप छोटा पड़ेगा ये महाप्राण। महाप्राण में याद रखिए कि दूसरा चौथा तीनों स और ह, इसको अगर याद रखेंगे ना तब बाकी इसको याद रख के इसको छोड़ दीजिए बाकी, तब बाकी सब क्या होगा, अल्प प्राण होगा, ठीक। तो देखिए आप समझ गए कि इसमें यह उष्म व्यंजन आता है, किसमें, उष्म व्यंजन आपका आ जाता है महाप्राण में, और इसके बाद दूसरा और चौथा वर्ण आता है महाप्राण में। तो आपको अब यह बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसको एक बार मैं संक्षेप में या कहें तो ट्रिक पर मैं बता दे रहा हूं। चलिए तो आप इसको विस्तार से जान गए, थोड़ा ट्रिक पर समझ लीजिए। इसको आपको बहुत संक्षेप में एक ट्रिक पर बता रहा हूं। अल्प प्राण एवं महाप्राण, देखिए कहेंगे कि यहां पर आप लिख लीजिए अल्प प्राण, अल्प प्राण, और यहां पर लिख लीजिए महाप्राण, महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण की बातें जानिए। यहां पर संक्षेप में आप लिखेंगे पहला, तीसरा, पांचवा, इसके बाद जो है आपका कह सकते हैं इसको अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन आता है, तो आपको पहले से क्लियर है, य, र, ल, व। चलिए इसके बाद महाप्राण, तो महाप्राण में आपका आ जाता है दूसरा, चौथा, इसके बाद आपका आ जाता है दूसरा चौथा के बाद उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन में आता है आपका तीनों स, तालव्य स, मूर्धा स, दंती स और ह। तो देखिए अल्प प्राण में ये आते हैं, महाप्राण में ये। एक और बात आती है, बात यह आती है कि इसका एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, अल्प प्राण का एक ट्रिक देखिए, ट्रिक, हाँ ट्रिक में क्या है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अल्प आयु में, अल्प आयु में, अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, 135 का अंत हुआ। देखिए केवल इतना ही, क्यों, क्योंकि केवल हम व्यंजन बता रहे हैं और व्यंजन के लिए मात्र यही ट्रिक है कि अल्प आयु में 135 का अंत हुआ। अगर इसमें मैं स्वर को जोड़ दूं तो कहेंगे कि सभी स्वर, सभी स्वर्ग गए, कभी सभी क्या गए, स्वर्ग गए, स्वर्ग गए, यहीं पर लिख लेते हैं सभी स्वर्ग गए। तो यहां पर कहेंगे कि अल्प, अल्प का मतलब क्या समझेंगे, अल्प प्राण, और 135 का मतलब क्या समझेंगे, पहला, तीसरा, पांचवा, अंत का मतलब क्या, अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ठीक, तो 135 का मतलब आप जान ही गए, पहला, तीसरा, पांचवा, और अंत का मतलब अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। सभी स्वर्ग गए, तो स्वर्ग का मतलब स्वर। चूंकि हम पढ़ा रहे हैं व्यंजन, लेकिन यहां पर अल्प प्राण में स्वर भी आते हैं, इसलिए ट्रिक में इसको समाहित कर दिया गया कि सभी स्वर्ग गए, अर्थात स्वर भी।
तो अल्प प्राण में क्या आता है, तो यहां पर आपका क्लियर हो गया। और साथ में और क्या आता है, तो कह सकते हैं कि सभी स्वर। सभी स्वर, व्यंजन के अलावा सभी स्वर भी किसमें आते हैं, अल्प प्राण में। तो इतना याद रखेंगे, अगर केवल अल्प प्राण का ट्रिक याद किए ना तो समझिए कि ये पूरा क्लियर। अल्प आयु में 135 का अंत हुआ, सभी स्वर्ग गए। तो स्वर्ग का मतलब स्वर, 135 का मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला, और तीसरा पांचवा, अंत का मतलब अंतस्थ। तो चलिए ये आपका क्लियर हुआ अल्प प्राण और महाप्राण। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम अब तक पढ़ रहे थे प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार। अब पढ़ेंगे दूसरा आधार। यहां पर दूसरा आधार है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर, तो घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। तो यहां पर ध्यान दें, घोषत्व के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है सघोष। सघोष, सघोष को केवल घोष भी कहते हैं। सघोष कहिए चाहे केवल घोष कहिए। तो आइए, अघोष का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें कॉमन शब्द है घोष। बोलिए, इसमें कॉमन शब्द क्या है, घोष है। घोष का अर्थ होता है गर्जना। गर्जना या कंपन, गर्जना या कंपन। देखिए, घोष का मतलब जैसे कुछ वर्ण है, बोलेंगे ना तो गर्जन होता है, कंपन होता है, वाइब्रेट कह ले, तो ये आपका घोष कहलाता है। घोष से ही बना है घोषणा, लेकिन यहां पर घोष का मतलब गर्जन है। जब घोष के आगे ओ लग गया तो ओ का मतलब विलोम, उसका उल्टा। ओ का अर्थ होता है न, नहीं, तो यहां पर घोष आयो का मतलब नहीं। तो जिसमें गर्जन न हो वो क्या है, अघोष है। जिसमें गर्जना हो, सौ माने साथ में, घोष माने गर्जन। जिन वर्णों को बोलने में घोष की आवश्यकता हो, अर्थात उसमें गर्जन हो, तो कहेंगे सघोष या घोष। तो आइए, आप पहले ही जान चुके हैं कि मूल व्यंजन 33 होते हैं। अब 33 में कौन अघोष होता है और कौन सघोष होता है, तो फिर वही बात देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, इसके बाद च, छ, ज, झ, ञ, इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अड़, इसके बाद आता है त, थ, द, ध, न, इसके बाद आपका आता है प, फ, ब, भ, म, इसके बाद आपका आता है य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धा स, दंती स, ह। कितने लोग सोचते होंगे ना कि काहे सर जी ये ह तक ही रुक जा रहे हैं, क्योंकि कल का मैंने पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि इसके बाद का जो कस, त्र, ज्ञ होता है वो संयुक्त व्यंजन होता है, वो मूल व्यंजन 33 में नहीं आता है। तो चलिए अभी आपको यह बताए हैं, यहां पर आपको सघोष और अघोष बताना है। तो देखिए, ये सघोष और अघोष में ये आप वर्गों को बांट लीजिए, ये बांट लिए अलग अलग। अब जो है यहां पर ध्यान दें, इसमें आप पहले ही अभी जाने हैं कि ये पूरा पहला है और ये आपका क्या है, दूसरा है, ये आपका तीसरा है, चौथा है और पांचवा है। ठीक, लेकिन हमको समझना है अघोष और सघोष ना, तो इसमें पहला और दूसरा ये किस में आता है, अघोष में।
पहला और दूसरा किस में आएगा? अघोष में। मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला और प्रत्येक वर्ग का दूसरा ये आता है आपका किस में? अघोष में। अघोष में। अब बाकी है तीसरा, चौथा, पांचवा को हटाइए और कहिए कि क्या है? सघोष है। ये क्या है? सघोष है। तो पहला और दूसरा अघोष में आते हैं और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किस में आता है? सघोष में आता है। इसके बाद आपका य र ल व, तो य र ल व आते हैं सघोष में। किसमें आते हैं? सघोष में। इसके बाद एक मार्के की बात है जो परीक्षाओं में ज्यादा आपका पूछने का कार्य करता है, वो है ह, जो ये सघोष है। देखिए ह भी केवल सघोष है और य र ल व भी क्या है? सघोष है। और यहां पर जो शेष बच रहा है यह तीनों, ये तीनों ये क्या है? अघोष है। अघोष है। देखिए यहां पर आप जान गए कि पहला और दूसरा अघोष है, इसके बाद तीनों सघोष है, अब बाकी सघोष है। इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि अघोष में आएगा पहला, दूसरा, तीनों अघोष, अब बाकी सघोष। तो चलिए अब इस बात को आपको संक्षेप में बताते हैं। ठीक, तो संक्षेप में अब इस बात को जानिए, किसको? अघोष को और सघोष को। तो यहां पर आप जानेंगे अघोष, अघोष, इसके बाद जानेंगे क्या? सघोष। सघोष। देखिए अघोष और सघोष को आप जानिए बढ़िया से, अघोष और सघोष। ठीक, अघोष में बताए हैं कि पहला, दूसरा और तीनों मात्र यही पहला और दूसरा, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर क, च, ट, त, प और प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर ख, फ, छ, ठ, थ। तो इसके बाद आपका आएगा पहला, दूसरा, तीनों सघोष में। अब बाकी बच रहा है ना, तीसरा, चौथा, पांचवा बच रहा है। इसके बाद क्या बच रहा है? य, र, ल, व, इसके साथ ही ह। तो ये आपका आता है किसमें? तो ये आपका आएगा सघोष में। तो देखिए पहला, दूसरा, तीनों ये टोटल अगर काउंट करेंगे तो कितने होंगे? तो ये 5, पहला में 5 आएगा, दूसरे में 5, तो 5 5 10 और 3 13। तो यहां पर अघोष की टोटल संख्या कितना होता है? तो 13 होता है। अघोष 13। इसी तरह सघोष व्यंजन में देखिए, तो व्यंजन में आपका तीसरा 5, चौथा 5 की संख्या में पांचवा, तो 5 3 15, 4 19 1 20। केवल व्यंजन में, केवल व्यंजन की हम बात कर रहे हैं कि यहां पर अघोष 13 आएगा और सघोष 20 आएगा। इसके बाद जैसे हमने अभी बताया कि अल्प प्राण और महाप्राण में से जो अल्प प्राण है उसमें स्वर आते हैं, इसी प्रकार इसमें जो सघोष है, इस सघोष में भी सभी क्या आते हैं? स्वर आते हैं। सभी स्वर, सभी स्वर। तो अगर स्वरों को जोड़ दिया जाए तो स्वर कितने होते? 11। तो 20 और 11 कितने? 31। तो अगर कहा जाए तो सघोष 31 होते हैं। कब? जब स्वर को लेंगे तब। नहीं तो व्यंजन 20 होते हैं सघोष में, अघोष में व्यंजन 13 होते हैं। अघोष का मतलब बताए हैं जो गर्जना नहीं करते हैं, जिन वर्णों को बोलने में गर्जना पैदा नहीं होती है वो अघोष है, और जिनको बोलने में गर्जन पैदा होता है उनको हम सघोष कहते हैं। अब परीक्षाओं में क्या करता है कि यही पूछता है, उसमें 4 विकल्प दे देगा कौन अघोष है कौन सघोष है। लेकिन अगर मेरा सुझाव मानिए तो 2 में से एक याद रखिए। अल्प प्राण महाप्राण में से कोई एक याद रखिए,
केवल महाप्राण याद रखिए, दूसरा चौथा तीनों स ह महाप्राण। और इसमें आप अघोष को याद रखिए कि पहला दूसरा तीनों स, इतना याद रखेंगे तो इसको छोड़कर बाकी सघोष होगा। तो आपको यह क्लियर हो गया कि कितना ये जो व्यंजन के भेद हैं घोषत्व के आधार पर, मतलब ये कितने की संख्या में है, तो 13 अघोष और यहां पर सघोष हो गया 31। तो आज हम लोग जो है यहां पर क्लियर कर लिए सघोष और अघोष। तो देखिए यहां पर आज हमने केवल 4 टॉपिक पढ़ा, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष। फिर आपको एक और क्लास, मात्र लास्ट क्लास लेकर आऊंगा, उसमें आपका जितना मतलब समझिए कि एक एक लाइन का, एक एक शब्द के जो व्यंजन महत्वपूर्ण होंगे, ठीक, उनको लेकर के अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।